5 राज्यों में चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है और साथ में आया है वोटर का मैसेज भी। ये संदेश लाउड है, क्लियर है। वोटर ने किस कसौटी पर परखा, कौन सी पार्टी वोटर का मूड समझने में कामयाब रही, कौन मुद्दों से भटक गई, एक एक समीकरण हम आपको समझाते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि 5 राज्यों के इलेक्शन में मतदाताओं ने मुद्दों का सिलेक्शन कैसे किया है। वोटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। अब हम जब वोटर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो फिर यह बताना जरूरी हो जाता है कि वो मुद्दे क्या क्या थे। जो जेब में पैसे देगा वोट उसे मिलेगा। इसका मतलब वोटर ये जानता है कि हमारा घर तो ये खर्च तो चलाने के लिए पॉकेट में पैसा चाहिए, तो जो योजनाएं उन्हें अच्छी लगेंगी, उनके पॉकेट में पैसा आएगा, उनका खर्च कम होगा, तो अपने आप ही वहां पर वोट पड़ेगा। पैसा आ रहा है, आते रहना चाहिए। ये तो देखिए बड़ी सीधी सी बात है। पब्लिक है और पब्लिक बहुत समझदार है। वो ये जानती है कि अगर योजनाएं हैं तो क्या वो केवल कागजों पर है या फिर उन तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं और उन्हें उसका लाभ मिल रहा है। पब्लिक को केवल पैसे से मतलब है। जो जितना फ्री देगा उसे उतना वोट मिलेगा। फ्री इसका मतलब ये हुआ राशन फ्री मिल रहा है क्या, मोबाइल मिल रहा है क्या, बिजली में बिल में कटौती हो रही है क्या। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जुड़ गए हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। पहले तो छत्तीसगढ़ को लेकर जो एग्जिट पोल है ये कांग्रेस की खुशी को बढ़ाने वाला एग्जिट पोल है। तो सर डायरेक्टली आपका स्वागत करते हुए, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आ रही है, एग्जिट पोल ये कह रहा है। जी नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको भी प्रणाम, गुड मॉर्निंग, और सभी दर्शकों को भी। ये कम से कम हम लोग के लिए मुस्कुराने का एक विंडो खुला है और एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिखाए हैं ये न्यूनतम कम से सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। तो उस हद तक पोलस्टर्स को थैंक्स, धन्यवाद। और वास्तविकता के लिए थोड़ा इंतज़ार, और 3 तारीख को सही स्थिति सामने आ जाएगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी तो काम करने में आज के समय में आसान रहता है। बट सर वोट शेयर भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। आज खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो वोट शेयर है 41 एंड 43%, कांग्रेस के पास 43% का वोट शेयर और बीजेपी के पास 41% का वोट शेयर, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये ट्रेडिशनली छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही रहता है। ये रेंज 10% से 0.75% पिछले 10-12 चुनाव का विश्लेषण अगर आप करेंगे तो आपको ये फिगर दिखेगा। तो इस बार ये गैप क्लोज होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस करीब करीब अपने वोट शेयर को रिटेन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को अगर 41% मिलते हैं तो पिछले बार से करीब 8% वो गेन कर रही है। सर इलेक्शन से पहले बहुत सारे करप्शन के आरोप लगाए गए सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर भी। क्या इन सारे आरोपों ने काम नहीं किया ठीक से, या फिर आपकी जो 5 साल की सरकार रही इस दौरान जो योजनाएं चली लोगों के मन में वो था? सरकार में रहते हुए दोनों चीज होता है कि जो आप डिलीवर करते हैं, जो कहते हैं चुनाव के पहले, और उसमें से क्या डिलीवर करते हैं, उसका असर मतदाता के ऊपर रहता है। उनमें एक विश्वास और एक भरोसा कायम होता है और वो उस आधार पे अपना मत का उपयोग करते हैं। अभी आप धान की खरीदी का देखें तो बहुत कम किसान धान ले जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे ये संदेश दे रहे हैं। जबकि 1 नवंबर से धान की खरीदी चालू हो गई, आज 1 दिसंबर आ गया, लेकिन धान का उठाव बहुत कम है। यानी मतदाता किसान जो है वो अभी भी इंतजार कर रहा है कि गवर्नमेंट जो हमारे लिए सबसे बेहतर अनाउंसमेंट्स की थी, घोषणाएं की थी, वो आ जाए, तब हम सोसाइटी में अपने पैडी को ले जाएं, अपने कृषि उपज को ले जाएं। तो ये दर्शाता है कि लोगों के मन में इस बारे में चिंतन है, गहन चिंतन है। वरना मास लेवल पे लोग धान ना ले जाएं अपना, ये नहीं होता। सबको पैसों की जरूरत होती है इत्यादि। और नेगेटिव्स ये आ जाते हैं कि जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर पाते, तो वो आपके वोट शेयर को कहिए या संख्या को कहिए, उसको प्रभावित करता है। सर छत्तीसगढ़ तो देखिए आप लोग जीत रहे हैं, और अगर मैं ये पूछूं जीत का क्रेडिट किसे है तो आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी को। और सरकार ने जिस तरह से काम किया, मिलके हम लोग चुनाव लड़े, मिलके हम लोगों ने काम करने की कोशिश की और उसमें जिस हद तक सफल हुए वो परिणाम में परिलक्षित हो रहा है। सर अभी अभी रमन सिंह जी का एक स्टेटमेंट मैं देख रही हूँ,
वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 55 सीटें जीत रही है। उनको शुभकामनाएं अगर ऐसा होता है, लेकिन फिलहाल तो हम लोग को भी लगता है कि 60 के आसपास रहेगी कांग्रेस प्लस माइनस। और जो प्रोजेक्शंस हैं पोल्स के, वो भी ऐसे ही दिखा रहे हैं 50 से 62। अलग अलग एजेंसियां टॉप लिमिट जो कांग्रेस का दिखा रहे हैं वो 50 से 62 दिखा रहे हैं। सर देखिए, पिछली बार हाई कमान ने आपको एक जिम्मेदारी दी, इस बार क्या कोई कमिटमेंट आपसे किया गया है? नहीं, कमिटमेंट नहीं रहता, वो देखते हैं परिस्थिति के हिसाब से। मेरे को लगता है कि निर्णय लेते हैं और जो भी जवाबदारी देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। और आज तक जो जवाबदारी दी उसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं, उनके प्रति बहुत आभारी हूं कि उस परिवार के सदस्य के रूप में काम करने का मैंने जीवन में निर्णय लिया। और एक सदस्य के रूप में मैंने हमेशा पाया कि परिवार के जो प्रमुख हैं, परिवार के जो बड़े हैं, वो सबका ध्यान रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, काम करने का मौका देते हैं। तो सर ये अच्छा जवाब हो सकता है आपके लिहाज से, लेकिन मैं तो फिर भी आपसे जानना चाहूंगी, सवाल को थोड़ा सा घुमा के लेकर आती हूँ आपके पास। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है काम करने की? मैं चाहता हूं कि इन 5 सालों में 10 साल का काम कर सकूं। कि अमूमन मुझे ये लगता है कि मेरे लिए लास्ट इलेक्शन होगा। अब बाल भी आप देख रहे हैं सफेद हो गए। अभी 71 साल का हो गया हूं, 5 साल पूरे होने पे 76 हो जाऊंगा। वो चुनाव अगर लड़ता हूं तो 5 साल पूरा होते होते 81 साल का हो जाऊंगा। अभी तक फिट हूं, चल फिर लेता हूं, बैडमिंटन खेल लेता हूं। अब लाठी पकड़ के चलने की स्थिति में जनप्रतिनिधित्व का काम नहीं करना चाहिए। सर? आपके तो जैसे ये इतने हम्बल लास्ट इलेक्शन है, पॉलिटिशियंस तो बहुत मेरे कम मन की बस मिलते यही हैं। भावना है। आपके जैसे इतने हम्बल पॉलिटिशियंस बहुत कम मिलते हैं जो इतने संतोष के साथ जवाब दें। लेकिन थैंक यू, सर फिर धन्यवाद। भी मैं पूछूंगी, क्योंकि जन भावना तो ये है, वो ये जानना चाहती है कि क्या सीएम की रेस में आप भी हैं? मुख्यमंत्री कौन होगा? रेस में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रेस में नहीं। और हम लोगों ने पिछले 5 साल के अनुभव के आधार पे साथ में बैठ के निर्णय भी किया। उसमें शैलजा जी के साथ भूपेश भाई भी थे, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, स्पीकर साहब चरणदास महंत भी थे, ताम्रध्वज साहू जी भी थे, शिव डहरिया जी भी थे, कोर कमेटी जिसको हम लोग कहते हैं। और हम लोगों ने सबने ये निर्णय किया कि हाई कमांड के ऊपर बिल्कुल ये छोड़ना चाहिए। और ये स्पेकुलेशन और इसके चलते आपसी कभी कभी तनाव की स्थिति, सार्वजनिक तौर पे जवाब देने की स्थिति बनती है, उससे पूरी तरह से बचना है। लेकिन जो सर निर्णय हाईकमांड लेता है सब मिलके हम लोग उसको निभाएंगे। सर लेकिन ये तनाव की स्थिति तो थी ना। मैं बहुत ज्यादा और इतिहास में नहीं ले जाना चाहती, लेकिन उसी के आधार पर आज और भविष्य के सवाल गढ़े गए। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि सर अभी भी कोई रेस बाकी है या अभी भी कोई इफ एंड बट बाकी है, या बघेल सीएम होंगे? अब काम करने की स्थिति बाकी है। जिसको जो जवाबदारी मिलेगी हम सब मिलके काम करेंगे और यही हम लोगों ने आपस में बैठ के तय किया है। पिछले 5 साल के जो अच्छे अनुभव थे उनको आगे ले जाना है, जो अच्छे अनुभव नहीं थे उनको छोड़ देना है, उनको दोबारा सामने आने के लिए बिल्कुल मौका नहीं देना है। सर हम कुछ और विषयों को छू लेते हैं, क्योंकि जब भ्रष्टाचार की बात हो रही थी तो ये महादेव ऐप जैसी जो कुछ आरोप है, इन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। जनता ने इसे बाय क्यों नहीं किया? अगर मैं इसी एग्जिट पोल के आधार पर ये बोलूं, क्योंकि अभी तो नतीजों में फिर भी समय बाकी है, लेकिन जनता ने इसे बाय क्यों नहीं किया? इस एग्जिट पोल में तो कम से कम यही दिखाई दे रहा है। ये आरोप की जो राजनीति है ये सबसे नकारात्मक और सबसे बुरी राजनीति है। राजीव गांधी जी के संदर्भ में हमने देखा कि उनके ऊपर बोफोर्स सौदे का आरोप लगाया गया, लांछन लगाया गया, और अंततः दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें तो कुछ नहीं है। वही हमने यूपीए गवर्नमेंट के यूपीए 2 के समय देखा कि सीएजी रिपोर्ट को आधार मान के एक बड़ा माहौल बनाया गया पूरे देश में कि 1,74,000 1,84,000 का कोल स्कैम हो गया, सबके चेहरे काले हो गए, यूपीए वालों के चेहरे काले हो गए। 2G स्कैम 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का 2G स्कैम, नोशनल बातों को लेकर ऐसा आरोप का माहौल बनाया गया
और आप देखें कि 9.5 साल की ये सरकार और एक दिन का सबूत लाके कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। तो ये गंदी आरोप की जो राजनीति है, इसको हमको त्यागना चाहिए, और वही हम ईडी के माध्यम से देख रहे हैं। ईडी का उपयोग दुरुपयोग के रूप में परिवर्तित होते देख रहे हैं, और लोग जिसको कहते हैं कि अब बोर हो गए हैं उससे, कि पहले शुरू में जब बात आती है, अरे क्या है, कुछ हो सकता है, ईडी ने छापा मारा, ईडी कार्रवाई कर रही है, कुछ बात होगा, कुछ पकड़ में आएगा। अब तो हर आदमी मान के चल रहा है कि ये तो बीजेपी के एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो प्रभाव नहीं पड़ता। वरना अगर कोई ऐसी बात आती है तो जरूर जनता सजग रहती है, वो सुनेगी और उस पर कोई ना कोई अपना मत बनाएगी। लेकिन जब वो ये मान के चल रहे हैं कि ये तो राजनीतिक हो गया, तो उसका असर नहीं होता फिर। और आरोप है, आप सोचें कि महादेव ऐप को लेके ईडी का जो प्रेस रिलीज है, वो ये नहीं कहता कि भूपेश बघेल जी के पास 508 करोड़ रुपए पहुंचाने के उनके पास कोई सबूत है। वो ये कहता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और आपने प्रेस रिलीज कर दिया चुनाव के पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है। और जो व्यक्ति जिसको उन्हें पैसे के साथ गिरफ्तार किया, वो स्टेटमेंट देता है कि मेरे से जबरदस्ती बयान लिया गया, अंग्रेजी में लिख के लिया, मैं पढ़ता नहीं, जो भी परिस्थिति हो। तो कौन ऐसी चीजों को मानेगा? लेकिन इसका दूसरा पहलू ये होता। भी है सर, जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं कि जनता को ये फ्रीबीज बड़ी अच्छी लग रही है। फिर चाहे मैं राजस्थान की बात करूं या मैं यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करूं, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को कि जब उनके पॉकेट में डायरेक्ट पैसा आता है, जब उनको योजनाओं का फायदा मिलता दिखाई दे रहा होता है। तो ये फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स पर फिर बात आ जाती है। ये फ्रीबीज नहीं है मैम। आप देखें कि अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। आप सूटकेस दे रहे हैं, आप अटैची केस दे रहे हैं, आप जूते दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है एक अंतर्राष्ट्रीय कंसेप्ट जो आज चल रहा है कि एक बेसिक एनुअलाइज्ड इनकम हर व्यक्ति की होनी चाहिए समाज में। उस दिशा में ये जिसको हम फ्रीबीज कहते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास हैं कि हम आर्थिक रूप से सशक्त करें व्यक्ति को, परिवार को, ताकि उनकी क्रय क्षमता बढ़ सके। अगर आपने लोन वेवर किया तो वो किस बात का किया? लोन वेवर किया तो 1 एकड़ के पीछे 20,000 रुपए सीधे किसान के परिवार को बच रहे हैं, वो अपने परिवार की परवरिश कर सकता है। आप कृषि उपज के दाम को बढ़ा रहे हैं, तो ये फ्री भी नहीं है। उसी तरह से बिजली की बात है, आप दे रहे हैं तो उनको एम्पावर कर रहे हैं, सीधे कैश ट्रांसफर नहीं करके आप इस तरह से कर रहे हैं। आप दूसरे देशों में देखें, पश्चिम के देशों में, कुछ विकसित देशों में देखें, तो वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां फिर ये फ्रीबीज के रूप में वो नहीं दिखता है। तो आज हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि डायरेक्ट कैश हम डीबीटी के माध्यम से लोगों को पहुंचा सके। तो ये इनडायरेक्टली अभी एक हिसाब से हम देखें तो हम पहुंचा रहे हैं। तो ये होना ही चाहिए, हर गवर्नमेंट को इस दिशा की ओर बढ़ना ही होगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। वरना कौन सी चीज है आज के दिन में जो गरीबी रेखा में सबसे ज्यादा प्रभावित करके नीचे नागरिक को खींचती है, परिवार को खींचती है? बीमारी, बड़ी बीमारी। अब उसको अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी और आप फ्री भी कहेंगे, तो मेरी नजर में वो फ्री भी नहीं है। शिक्षा में तो फिर तो मैं इनडायरेक्टली एक परिवार के बच्चे को लगेंगे। अगेन आई एम कमिंग टू द सेम क्वेश्चन कि सर एग्जिट पोल में कांग्रेस का नंबर तो आ गया है, टीएस सिंहदेव का नंबर कब आएगा? हाईकमांड जो जिम्मेदारी देगा मैं उसको निभाऊंगा। टीएस सिंहदेव का नंबर वही है जो हाईकमांड देगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए सर, थैंक यू।